हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज अपने किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, यानी कि ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर आपने आज बात करने वाले हैं, कि जो कि टॉपिक है सीएमए फाइनल का पेपर 17, यानी कि कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टडी नोट 4। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो स्टडी नोट 4 आपको देखने को मिलेगा कि इसमें है रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या है कि जो अभी रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उसी के लिए अपने बात करने वाले हैं। और रीसेंट ट्रेंड क्या है भैया? ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इस वीडियो को जितना हो सके हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो इसीलिए हो सकता है हम इसे अपने 2 पार्ट में कवर करें, ठीक है? पार्ट 1 पार्ट 2। तो इससे क्या है कि वीडियो भी छोटा रहेगा और आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग भी ना आएगा, ताकि बड़ा वीडियो ना हो जाए, ठीक है? तो अपने इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं कि भैया, सबसे पहले तो एक मैं आपको कलरफुल नोट्स देने वाला हूँ। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस कलरफुल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। भैया, जो कलरफुल नोट्स है उसका उसमें आपको फुल कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल मिलेगा। विथ पिक्चर्स एंड न्यूमोनिक्स मिलेगा आपको। न्यूमोनिक्स, उसमें न्यूमोनिक्स भी मिलेगा आपको। न्यूमोनिक्स क्या होता है भैया? कि जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन के पॉइंट वाइज याद करने हैं, तो उस पॉइंट वाइज को मैंने क्या किया, एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक कोड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि उस कोड को याद करते ही आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। तो उसे अपने बोलते हैं निमोनिक्स, छोटे छोटे वर्ड बना के, कि हाँ इस तरीके से इस कोड की वजह से हमको पूरा पॉइंट याद हो जाए। तो निमोनिक्स वगैरह भी मिलेगा। और क्या करने वाले हैं इसमें कि भैया, फुल चैप्टर कवरेज करेंगे इन मिनिमम टाइम, ठीक है? मिनिमम से मिनिमम टाइम पे अपने क्या करेंगे, चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम को गवाते हुए। तो नोट्स आपके सामने खुल गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहला टॉपिक आता है क्या? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। भैया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होता क्या है? देखिए, अभी जो बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस जो चल रहा है वो क्या करते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस लोग हैं, तो बिजनेस का मेन काम क्या है कि भैया प्रॉफिट अर्न करना। हम बिजनेस क्यों करते हैं? कि भैया प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस का मेन काम है प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन आजकल के जितने सारे बिजनेस है वो प्रॉफिट के अलावा भी और भी बहुत सारे चीज़ है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। भैया, वो क्या क्या एस्पेक्ट है वो उसको अपने पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में ही, जिसका नाम है क्या? 3 एस्पेक्ट को वो लोग सबसे इंपॉर्टेंस अभी दिया जा रहा है। क्या क्या भैया? वो 3 एस्पेक्ट है: पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। क्या क्या है भैया? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट का तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ 2 एस्पेक्ट और जुड़ा है जिसका नाम क्या है? पीपल एंड प्लैनेट। तो भैया, सिर्फ बिजनेस को अपने रिजल्ट यानी प्रॉफिट के बारे में ही नहीं सोचना है, उसको क्या करना है कि बिजनेस जो कर रहे हैं उससे मेरे अगल बगल के एनवायरनमेंट जो है, जो सोसाइटी में हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अपने को ये भी आजकल के जो कॉरपोरेट रिपोर्टिंग है उसमें भी अपने को ये रिपोर्ट करना होता है कि आज के दिन मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, तो उसके वजह से मेरे जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है जिसमें हम रहते हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, एक मिनट में इसको जूम कर लूँ। Sustainability is a balancing act where business decisions take into account the various aspects they may have on sustainability including the economic viability of the business। हो सकता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे इम्पैक्ट छूट गया था, सॉरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया एक बैलेंसिंग एक्ट है जहाँ पे बिजनेस डिसीजन, यानी हम बिजनेस में जो भी डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं वो लोग क्या करता है कि वो लोग अपने डिसीजन में एक इम्पैक्ट के बारे में भी देख रहा है। किस चीज़ के बारे में भैया, इम्पैक्ट के बारे में देख रहा है कि आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी जो प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यानी बिजनेस कल के दिन मेरा सस्टेन हो सकता है कि नहीं, उसके ऊपर अपने को देखना है कि भैया आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट मेरे आने वाले समय पे क्या होने वाला है, आने वाले समय पे मेरा क्या होने वाला है। सस्टेनेबिलिटी यूजुअली मेक्स अस थिंक अबाउट कार्बन फुटप्रिंट्स, ग्रीन हाउस गैसेज एंड इकोसिस्टम्स, यानी अपने वातावरण, अपने अगल बगल के वातावरण को भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दिस इज़ द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जब हम अपने अगल बगल के वातावरण पे ध्यान देते हैं तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट। जब हम अपने अगल बगल की सोसाइटी, यानी हम सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, सोसाइटी का किस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं, अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, एक सोशल इम्पैक्ट हो गया, और भैया तीसरा इम्पैक्ट तो अपने खुद करते ही थे जिसका नाम है इकोनॉमिक, यानी प्रॉफिट इम्पैक्ट, कि भैया इकोनॉमी पे हम लोग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस 3 पिलर्स को टुगेदर नाम दिए क्या क्या, एनवायरमेंटल इफेक्ट यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। इन तीनों चीज़ को मिला के अपने जो पिलर्स है उसका नाम क्या दिए, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। इस सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर को पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट का भी नाम दिए हैं अपने। चलिए आगे देखते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी। भैया ये एक ऐसा सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है जो किस पे फोकस करता है भैया, मेंटेनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉयज़। भैया हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है, कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है, कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता है। क्यों भैया, क्यों बना के रखना है, क्योंकि आगे मेरे आने वाले लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। कभी भी अगर कंपनी का साथ कोई छोड़ देता है या फिर कंपनी बुरा वक्त में जाती है तो ये अगर इनसे अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं तो यही आगे जाके मेरे काम पे आएंगे और मुझे सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे किसी के साथ भी ख़राब रिलेशनशिप बना के चलना है। हमेशा सोचिए कि मुझे हर जन से, हर व्यक्ति से अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना है, भले वो एम्प्लॉय है, कस्टमर है या कम्युनिटी है, सबसे अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना है। तो इससे आने वाले लॉन्ग टर्म पे अपना इम्पैक्ट पड़ेगा और वहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। भैया एक्टिविटीज़ फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स यूसेज, यानी हम कितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड में रिसोर्स तो लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि भैया रिसोर्स अनलिमिटेड है, यूज़ करते जाओ यूज़ करते जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होता है सबके लिए। तो हमें उस लिमिटेड रिसोर्सेज से कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना है, तो ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। हैज़ार्डस सब्सटेंसेस, वेस्ट और एमिशंस, भैया वातावरण में हम कितना एमिशन कर रहे हैं, कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना है। ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैला सकते, ठीक है। देखिए बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं तो पोल्यूशन तो होगा, लेकिन हद से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना है, हद से ज़्यादा कोई हैज़ार्डस सब्सटेंसेस रिलीज़ नहीं करना है इनटू द एनवायरनमेंट, जिससे कि अगल बगल का जो भी मेरा वातावरण है वो प्रदूषित हो जाए, ठीक है। भैया इसमें होता क्या है कि भैया दिस एक्टिविटीज़ में हैव अ डायरेक्ट बेनिफिट फॉर अ बिजनेस बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। भैया रिड्यूसिंग कॉस्ट, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करते हैं इसके बारे में थोड़ा देर में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे के आने वाले टॉपिक पे कि भैया कॉस्ट रिड्यूस कैसे होता है, ठीक है।
तीसरा क्या है भैया, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या हुआ भैया, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना, यानी बिजनेस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, कितना हम प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं, कितना एफिशिएंसी दिखा पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा कुछ अपने पढ़ते हैं यहाँ पे, विद द शिफ्ट इन सोसाइटल फोकस टुवर्ड एनवायरमेंटल लॉन्जिविटी, बिजनेसेस आर इनकरेज टू लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर भैया क्या है, मुझे आगे फ्यूचर में सर्वाइव करना है, मुझे आगे जाके लॉन्ग टर्म में बिजनेस को चलाना है, शॉर्ट टर्म नहीं, 1-2 साल के लिए बिजनेस करने यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे हम जितना लंबा हो सके उतना लंबा बिजनेस करने आए हैं, ठीक है। एंड सी देयर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम। Sustainable development was identified the Brundtland Commission of the United Nations in 1987। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन आइडेंटिफाई किया था, द ब्रंटलैंड कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1987। द नीड वॉज फेल्ड बाई द वेरियस एंटिटीज टू इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। भैया बहुत जन को ये देखा और ऐसा फील हुआ कि नहीं हमें ये करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, करेंगे तभी जाकर बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएंगे। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, हमारे अगल बगल के वातावरण, सोसाइटी, पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, और वो भी अच्छा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इन देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। भैया इन 1981 फ्रेयर स्प्रकली, कौन है, फ्रेयर स्प्रकली फर्स्ट आर्टिकुलेटेड दिस थीम, यानी ये जो थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबिलिटी का, ये जो पहला थीम था ये कहाँ पे सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था भैया, ये आर्टिकुलेट हुआ था सोशल ऑडिट में। एक पब्लिकेशन था उनका जिनका नाम था सोशल ऑडिट, तो सोशल ऑडिट में ये चीज़ पब्लिकेट किया गया था। भैया सोशल ऑडिट होता क्या है, अ मैनेजमेंट टूल फॉर कोऑपरेटिव वर्किंग इन विच ही स्टेटेड दैट एंटरप्राइजेस शुड मेजर एंड रिपोर्ट ऑन सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर तो अपने रिपोर्ट जमा करते ही हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये सब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में ही बताता है। लेकिन इसके अलावा 2 और चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्या क्या, सोशल एंड एनवायरमेंटल। The growth of this broader world sustainability viewpoint can be seen in the number of companies that have begun reporting on more than just financial operation। भैया जो ऑपरेशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमको रिपोर्ट करना है, तो इसी धीरे धीरे जब कंपनियां करने लगी तो यहाँ से धीरे धीरे उसका ग्रोथ होने लगा कि भैया हाँ हमें भी अब ये धीरे धीरे अपनाना चाहिए। वहाँ से देखते देखते बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज इनकॉर्पोरेट की, जैसे कौन कौन सी कंपनीज, द बोइंग कंपनी, द प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC, द प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है जो टोटल मिल के क्या कर सकते हैं, किसको ज्वाइन किए, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इसे ज्वाइन करके वो लोग क्या करना चाहते थे, इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते थे। ये फुल फॉर्म एक बार देख लेना आप लोग, WBCSD, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा टॉपिक क्या है भैया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा भैया। डेफिनेशन के साथ साथ आपको पिक्चर भी, जगह जगह मैंने पिक्चर यूज़ किया, क्योंकि आप जब पिक्चर देखते हो ना तो वो चीज़ आपको दिमाग में रह जाता है। जब हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं एप्पल, तो एप्पल का पिक्चर बन जाता है, तो इसीलिए पिक्चर बहुत ही इफेक्टिव रहता है किसी भी चीज़ को याद करने में या किसी भी चीज़ को दिमाग में रखने में। इसीलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत से ये चीज़ को तैयार किया है और पिक्चर्स वगैरह ढूंढ ढूंढ के आपको पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट किया यहाँ पे, कहाँ पे कौन सा पिक्चर्स को रखना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ना और सोचना और यहाँ पे समझना और चीज़ को याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स डाला हुआ है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस करता है ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली, यानी हम जो भी चीज़ करेंगे वो पब्लिकली करेंगे, पब्लिक को बताएंगे, क्योंकि भैया पब्लिक से ही तो हम हैं, हमसे पब्लिक नहीं है, पहले पब्लिक से ही हम हैं। पब्लिक सपोर्ट करेगी तभी बिजनेस आगे जाएगा, फिर बिजनेस आगे जाके फिर हम होंगे पब्लिक के लिए, है ना। तो इस तरीके से काम चलता है। ऑन इट्स इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड और सोशल इम्पैक्ट एंड हेंस इट्स कंट्रीब्यूशंस पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सभी चीज़ के ऊपर अपने को रिपोर्ट करना है, भले वो उसका और इम्पैक्ट के बारे में रिपोर्ट करना है, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में रिपोर्ट करना है, भले वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो।
भैया कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है तो भी उसके बारे में बताना है, ताकि लोगों को पता चले कि भैया हाँ यहाँ पे मेरा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, हमें इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम इसको सुधार रहे हैं। पॉजिटिव है तो और अच्छा है, पब्लिक को बताइए, पब्लिक के ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर और बढ़ेगा। तो जो भी है आप लोग को सब चीज़ पब्लिकली करना है, तभी जाके पब्लिक का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। पब्लिक सोचेगी कि नहीं ये नेगेटिव भी कर रहा है तो मुझे भैया बता दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को छुपा दे रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ही बता रहा है। तो कल के दिन ये जो भी करता है या फिर करेगा, ये सारी चीज़ हमको बताएगा, ताकि हमारा इनको कॉन्फिडेंस कभी लूज ना हो। ठीक है। Through this process, an organization identified its significant impact on the economy, the environment or the society. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है भैया, इट सजेस्ट दैट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग शुड रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरजेनरेशनल टाइम स्केल्स। ठीक है, इसको जस्ट आप रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस यहाँ पे क्या सजेस्ट करता था, व्हाट डज इट सजेस्ट, इसलिए मैंने इसको क्या किया, येलो मार्क से और इसको हाईलाइट कर दिया, व्हाट डज इट सजेस्ट। बस आपको ये पढ़ लेना, ये पूछता नहीं है, व्हाट डज इट सजेस्ट। ठीक है, अब कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हेल्प कंपनीज, भैया किस तरीके से कंपनी को हेल्प करती है। देखिए सबसे पहला क्या है, एसेस एंड मैनेज देयर सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट। एसेस करना मतलब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं कि भैया हमारा सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट क्या है, मेरा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कितना है, इन्वायरमेंट पे कितना है, सोशल पे कितना है, सोसाइटी पे कितना है, सारी चीज़ को हमको पता लगाना है और उसको मैनेज करना है, कहीं ज़्यादा ना हो कहीं। ठीक है, रिपोर्ट देयर कंट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी अपने को कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ, वहाँ पे अपने आप को रिपोर्ट करना है। तो ये मदद करता है कि भैया कंपनी रिपोर्ट कर पाए अपना देयर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भैया हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी CSR बताता है, यानी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हेल्प करता है। इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी कल के दिन फ्यूचर में हम जो जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएंगे या बनाते हैं, उसमें अपने को सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट कर लेना है, यानी जोड़ लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, यानी हम कल के दिन कोई भी डिसीजन या कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बिना सस्टेनेबिलिटी के नहीं बनाएंगे, जब भी कुछ बनाएंगे तो सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड करेंगे। आइडेंटिफाई एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क, ये सस्टेनेबिलिटी में क्या रिस्क है क्या नहीं है उसको आइडेंटिफाई भी करना है या कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ये कौन मदद करता है भैया, CSR मदद करता है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मदद करता है। क्या मदद करता है भैया, फिर से एक बार, कि आइडेंटिटी करने में यानी आइडेंटिफाई करने में और मैनेज करने में, क्या, सस्टेनेबिलिटी रिस्क, यानी जो जो रिस्क एसोसिएटेड है विथ सस्टेनेबिलिटी उसको आइडेंटिफाई करो और उसको मैनेज करो। इम्प्रूव गवर्नेंस यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उसको और इम्प्रूव करना। ठीक है, गवर्नेंस मतलब बिजनेस को संभालना यानी चलाना अच्छे तरीके से, उसको और इम्प्रूव कर सकता है कौन, CSR। और इन्हांस रेपुटेशन, भैया हम बताए थे कि कल के दिन कभी भी आप सब चीज़ पब्लिकली करोगे, सब चीज़ रिपोर्टिंग में दिखाओगे, सारा चीज़ ही आप पब्लिक को बताओगे कि मुझे ये हो रहा है, मेरे साथ ये, मतलब कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, यहाँ कंट्रीब्यूशन कर रही है, कंपनी सारी चीज़ों को ध्यान रख रही है, तो ऑब्वियस बात है आपका रेप्यूटेशन सबके नज़र में ऊंचा हो जाएगा। भैया उसको याद कैसे करना है, यहाँ पे इसका एक ट्रिक मैंने दिया है, इसी को मैंने कह रहा था कि ये है भैया क्या, न्यूमोनिक्स यानी कोड वर्ड में याद करना। इसका है रेन डेनिम। भैया रेन डेनिम को कैसे याद करेंगे, रेन डेनिम को कुछ इस तरीके से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया R, ठीक है, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया A, एसेस करना, रिपोर्ट करना, एसेस करना, इंटीग्रेट करना, यहाँ पे आ गया भैया IN, रेन। ठीक है, रेन यानी रिपोर्ट करना, एसेस करना, इंटीग्रेट करना, रेन। एंड डेनिम, डेनिम के आप बारे में जानते ही होंगे, डेनिम में बहुत बड़ा कंपनी मतलब ब्रांड है क्लॉथ का, स्पेशली जीन्स वगैरह का। तो यहाँ पे डेनिम, तो डी आइडेंटिफिकेशन में मैंने DE उठाया, ठीक है, सॉरी D उठाया, आइडेंटिफिकेशन से मैंने D उठाया, इन्हांस में EN उठाया और इम्प्रूव में IM उठाया, डेनिम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रेन डेनिम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट।
द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, GRI। भैया GRI क्या होता है? जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, यानी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसका रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लॉज लिखे रहते हैं, रूल्स लिखे रहते हैं, आपको किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो अपने रिपोर्टिंग करते हैं उसका फ्रेमवर्क किससे लेते हैं भैया? GRI से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भैया GRI, गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, यानी ये एक फ्रेमवर्क है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, ठीक है। GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये मदद करता है क्या? इज कंसिडर्ड द बेस्ट नोन फ्रेमवर्क फॉर वॉलेंट्री रिपोर्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस बाय बिजनेस। ये देखिए, बिजनेस का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कौन सा परफॉर्मेंस? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल के लिए तो ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, इंड एस वगैरह है, जिसमें इंड एस लागू है वो इंड एस फॉलो करेगा। लेकिन सोशल और इन्वायरमेंटल के लिए तो कोई अब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं था। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये क्या करता है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस चीज़ का रिपोर्टिंग के लिए भैया? सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के लिए। किस चीज़ के लिए भैया? सोशल प्लस एनवायरमेंटल। फाइनेंशियल के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उसके लिए बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारा चीज़ बना हुआ है। यहाँ पे क्या नहीं बना हुआ था भैया? यहाँ पे सोशल और एनवायरमेंटल नहीं बना हुआ था, इसीलिए वहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लाया गया जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है। एज पर GRI, मेटेरियलिटी इज अ की प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग। भैया जब भी हम रिपोर्ट करते हैं ना तो मेटेरियलिटी को देखते हैं। मेटेरियलिटी मतलब क्या? ऐसा चीज़ जो मेरे बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं मेटेरियलिटी। जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसको बोलते हैं मेटेरियलिटी, ठीक है। तो मेटेरियलिटी को की प्रिंसिपल बना के ये GRI चलता है, यानी आपको जब भी रिपोर्टिंग करें तो आप मेटेरियलिटी को ज़रूर बताएं कि मेरे लिए क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो ये था GRI। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। दो बेनिफिट्स होते हैं, इंटरनल बेनिफिट्स, एक्सटर्नल बेनिफिट। इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर लोगों के लिए, फिर बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया पहले पढ़ते हैं इंटरनल बेनिफिट्स। क्या है इंटरनल बेनिफिट्स भैया? इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। मेरे पास इस चीज़ को करने से क्या क्या रिस्क होंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिलेगा, उन दोनों को हमको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। यानी हम और चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं कहाँ पे मेरा रिस्क है, कहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी है। रिस्क को आइडेंटिटी करके उसको कम करो या हटाओ और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। यही तो सीखते हैं, अपने बचपन से यही सीखते हैं कि हम लोग जब भी कहीं पे भी रिस्क और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? रिस्क को आइडेंटिफाई, दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे स्वॉट एनालिसिस हम लोग पढ़े थे ना, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट पढ़े थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो यहाँ पे थ्रेट यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और रिस्क को कम से कम रख के कोशिश करते हैं और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर काम करके अपने प्रॉफिट या अपने कोई भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट मिलता है किससे? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से। दूसरा क्या है? इनहैंस्ड लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भैया हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखते हैं, जो मेरे से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको भी देखते हैं। तो उसके बीच में हम लोग काफ़ी चीज़ को, दोनों को लिंक कर पाते हैं, किससे? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी जो जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से प्रॉफिट आएगा, जो मेरा ऑपरेटिंग रिजल्ट है वो है मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और भैया नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम फाइनेंशियल ऑपरेशन करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो दोनों के बीच में लिंक हो जाता है अच्छे से। कैसे? भैया प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे तो इकोनॉमिक के लिए। अब भैया GRI यानी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या बोलता है कि आपको इकोनॉमिक के साथ साथ आप काम करो, सोशल को भी जोड़ लो और एनवायरमेंटल को भी जोड़ लो, तीनों के बीच में लिंक बनाओ। तो इससे क्या होता है? लिंक और अच्छे से बढ़ जाता है। मोर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी एंड बिजनेस प्लान्स, यानी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा से बिजनेस के बारे में एक ही चीज़
दिमाग में रखना है कि बिजनेस जब भी करे तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में सोचे, पॉलिसी उसी तरीके से बनाएं, स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके से बनाएं, बिजनेस प्लान भी उसी तरीके से बनाएं कि आज अगर हम जुट जाएंगे और आज अगर हम अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो मेरा वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम आएगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म चल सकता है। तो मोर फोकस हम वहीं डालते हैं, किससे? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की मदद से। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, स्ट्रीमलाइनिंग भैया मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइनिंग टू मेक स्मूथ, यानी टू मेक इट सिंपल। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब टू मेक इट सिंपल, अपने जो भी प्रोसेस है बिजनेस में, जो भी प्रोसेस अपनाते हैं उसको स्मूथ बनाना है, सिंपल बनाना है। ज़्यादा हमको रॉकेट साइंस की तरह नहीं करना है वहाँ पे काम, रॉकेट साइंस हमको नहीं करना है, हमको कोई भी चीज़ आसान करना है, सिंपल करना है, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग कॉस्ट, भैया कॉस्ट रिड्यूस करने में भी ये मदद करता है, एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा। लास्ट में क्या है भैया? बेंचमार्किंग एंड असेसिंग सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू लॉज, नॉर्म्स, कोड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड वॉलंटरी इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि हमको अपने सस्टेनेबिलिटी जो भी कर रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको एसेस करना होता है, यानी पता लगाना होता है, उसको बेंचमार्क बनाना होता है। बेंचमार्क मतलब क्या हुआ भैया कि उसको हमको कंपेयर करना होता है विद द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। कंपेयर इट विथ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, है ना। बेंचमार्किंग मतलब क्या हुआ कि भैया हम कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं, उसको एसेस करना है कि भैया हमने जो किया वो क्या, कितना ऊपर और कितना नेगेटिव है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं भैया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया जो स्टैंडर्ड है यानी इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस है, वो बोलता है भैया 1000 kg लगेगा प्रोडक्ट एक्स को बनाने में, हमने लगाया 900 kg या हमने लगाया 1100 kg। तो यही अपने को कंपेयर करना है कि स्टैंडर्ड जो बोलता है यानी इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस है उससे हम कितना ऊपर या कितना नीचे हैं, यानी प्लस में है या माइनस में है, वही चीज़ को करना है। कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू लॉ, जो लॉ बना हुआ है, नॉर्म्स, कोड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए। तो ये बेनिफिट्स देता है आपको कौन? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। भैया इसको कैसे याद करेंगे? बेस्ट ईएमआई, बेस्ट के बारे में सब, और ईएमआई मतलब सबसे बेस्ट ईएमआई देते हैं। भैया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ट ईएमआई? ये देखिए बेस्ट ईएमआई कैसे आइडेंटिफाई किए। बेंचमार्किंग का BEST का ST यानी बेस्ट हो गया यहाँ पे, और EMI इनहैंस्ड, मोर और इंक्रीज्ड, बेस्ट EMI। तो आप बेस्ट EMI को याद रखोगे, आपको सारा पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट्स। ये छोटा सा है EMI, मिटिगेटिंग और रिवर्सिंग नेगेटिव इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट, यानी बाहर से जो भी हम मेरे तरफ से जो सबका नेगेटिव एक रहता है कि भैया ये मतलब जैसे होता है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग किसी को ना कर जाए, भैया यहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए, तो उसका मतलब क्या करते हैं? एक्सटर्नल बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है कि जब भी अपने आप क्या करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं, जब भी क्या करते हैं? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमको क्या हेल्प होगा? मेरा यहाँ पे क्या हेल्प होता है? सबसे पहला ये हेल्प होता है कि हम लोग मिटिगेट या रिवर्स कर देते हैं क्या? नेगेटिव इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट, यानी मेरे वजह से जो भी सोशली या इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम लोग घटा सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। मिटिगेटिंग मतलब क्या हुआ कि भैया रिड्यूस करना, कम करना, या रिवर्स कर देना, यानी उसको पीछे मोड़ देना। भैया इस साइड जा रहा था, इस साइड मोड़ देना, रिवर्स कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा भैया रेप्यूटेशन बढ़ता है और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ता है। भैया मेरे कंपनी का एक ब्रांड है, ब्रांड का लॉयल्टी बढ़ता है, कस्टमर्स मेरे तरफ लॉयल रहेंगे, कस्टमर मेरे को छोड़ के भागेंगे नहीं। इंप्रूवमेंट इन रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन बढ़ेगा, ठीक है। इन्हेंस्ड परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, भैया सबका इन्हेंस्ड परसेप्शन होगा, जो मेरे बारे में जैसा सोचता है वो और अच्छा सोचेगा, कभी बुरा नहीं सोचेगा, तो उसको बोलते हैं इन्हेंस्ड परसेप्शन। इसका सबसे ट्रिक क्या है भैया? EMI, EM और I, सिंपल सी बात है, EMI, ठीक है। EMI याद रखिए, ऊपर वाला का बेस्ट EMI और नीचे वाला का EMI, तो भैया दोनों को ही याद कर सकते हैं आप। इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना।
चलिए ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। इसको क्या करते हैं इस क्लास में, ये इसको पार्ट 1 रखते हैं अपने, इसको क्या करते हैं अपने को पार्ट 1 रखते हैं, और अपने इसको क्या करेंगे पार्ट 2 में कवर करेंगे। यहाँ तक पार्ट 1 रखते हैं अपने, ठीक है, यहाँ तक पार्ट 1 रखते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। चलिए टाटा और बाय बाय।